नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का आईसीएसई का चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का, द राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म। ठीक है, असर्टिव नेशनलिज्म ये वर्ड सब बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो नेशनलिज्म की पिक्चर है बहुत ज्यादा चेंज होती है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 अपन ने किया था, तो उसमें राइज ऑफ नेशनलिज्म था। फिर लास्ट वीडियो हमने किया था जिसमें मॉडरेट्स था, और इसमें अब हम पूरा नेशनलिज्म की पिक्चर काफी चेंज होगी। तो इसको असर्टिव नेशनलिज्म बोलते हैं, यानी कि असर्टिव यानी कि एक रेडिकल सिस्टम भी होता था उस टाइम, और बोलना चाहिए एक एक्सट्रीम सिस्टम। अब इसका नाम एक्सट्रीम, रेडिकल, असर्टिव नेशनलिज्म क्यों हम बोल रहे थे, ये पिक्चर भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो कहानी हमारी पहुंची थी पिछले वीडियो में मॉडरेट से। मॉडरेट्स कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक ऐसा पार्ट था जो कि नेशनलिज्म मांग रहा था, जो कि एक सेल्फ गवर्नमेंट पोजीशन मांग रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और वो पूर्ण स्वराज नहीं मांग रहे थे, वो मांग रहे थे केवल सेल्फ गवर्नमेंट की, ब्रिटिश रूल में भी कुछ चेंजेस होने चाहिए जो इंडियन के सपोर्टिव हो। तो 1890s, बेसिकली 1890s बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साल रहता है, जो 1890s का दशक रहता है इंडियन नेशनलिज्म मूवमेंट में। 1890 से लेके 1907 तक ये मैं समझता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनलिज्म में बहुत ही ज्यादा अपरोर और बहुत सारे चेंजेस का और बहुत सारा कल्चरल और बहुत सारा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट का समय रहता है। अब क्यों आइडियोलॉजिकल शिफ्ट रहता है यहाँ पे कि 1890s में एक आवाज उठती है विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस कि अब हमारा जो मेथड है नेशनलिज्म पाने का, जो प्रेफुल मेथड है, प्रेयरफुल मेथड है, प्रेयर्स एंड पिटिशंस का मेथड है, वो चेंज करना चाहिए, क्योंकि लोग इन मेथड से काफी बोर हो चुके थे। लोग इन मेथड से जान गए थे कि इन मेथड से कुछ नहीं हो रहा है, हमको कुछ नया लाना पड़ेगा। और 1890s में ये सब चीज चेंज होती है, एक अप्रोच अपशिफ्ट शुरू होती है। तीन ऐसे लीडर्स रहते हैं जो इस अप्रोर और अपशिफ्ट को शुरू करते हैं, जिनका नाम रहता है पहले बाल गंगाधर तिलक, जो कि महाराष्ट्र से रहते हैं, बिपिन चंद्र पाल जो कि बंगाल से रहते हैं, और लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से रहते हैं। इनका एक फर्म बिलीफ था कि अगर हमें नेशनलिज्म चाहिए तो प्रेयरफुल पिटीशन मेथड नहीं है, मेथड है बॉयकॉट। मेथड है धरना देना, मेथड है एक्सट्रीम रहना, मेथड है मोबिलाइजेशन करना, मासेस को, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को बताना कि नेशनलिज्म क्या है। ये इनका मेथड था इन तीन लोगों का, और इन्होंने ही कांग्रेस का एक अलग वर्ग बनाया था जिसका नाम था द असर्टिव नेशनलिस्ट, या तो रेडिकल या एक्सट्रीमिस्ट। इनका थिंकिंग जो थी ये नहीं थी कि बहुत नॉन वायलेंट, बहुत वायलेंट थे। इनकी थिंकिंग थी कि हमको अपना वेज चेंज करने पड़ेंगे नेशनलिज्म करने की। अब रेडिकल बिहेवियर और रेडिकल चेंज का कहानी क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ कि लोगों ने एक्सट्रीम बिहेवियर किया। साल था 1899, इसके बारे में जानेंगे। तो साल 1899 सामने आता है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट था इंडियन कंट्री में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट था। और ये पॉलिटिकल शिफ्ट कैसे होता है? जब लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय बनते हैं इंडिया के, और जब वो 1899 में अपना कुर्सी लेते हैं, अब यहाँ पर आते हैं, तो बहुत सारे ऐसी चीजें वो कर देते हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जैसे कि लॉर्ड कर्जन आते साथ सबसे पहले कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट पास करते हैं, 1899 का कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट। इसके अकॉर्डिंग ये था कि जितने भी मेंबर्स थे, इंडियन मेंबर्स थे कैलकाटा कॉर्पोरेशन में, या जितने भी मेंबर्स थे कैलकाटा लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनका सीट ये कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लिमिटेशन हो जाते हैं, बहुत अपरोर रहती है, बहुत इसके अगेंस्ट में लोग रहते हैं। दूसरा एक्ट ये जो पास करते हैं वो है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904, ये पास करते हैं लॉर्ड कर्जन। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जितनी कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जो अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, कई बहुत सारे लीडर्स और बहुत निकले थे यहां से, तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी भी अब ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ जाती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब ब्रिटिश कंट्रोल का आने का मतलब ये रहता है कि टीचिंग क्या हो रही है, करिकुलम क्या है, टीचर्स का अपॉइंटमेंट और स्टूडेंट्स का एडमिशन, ये सब अब ब्रिटिश कंट्रोल में रहता है, जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं रहता है, और इंडियन स्टूडेंट इसको अच्छा नहीं मानते हैं। ये दूसरा ये एक्ट फॉलो करते हैं। तीसरा था द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जो कि 1904 का ये भी था। ये बेसिकली वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, अगर आपको मालूम होगा चैप्टर नंबर 2 एंड 3 में हमने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट किया था,
ये इसी का सेकंड पार्ट रहता है, बिल्कुल उसके जैसा एक्ट रहता है कि प्रेस की जो फ्रीडम रहती है उसको सप्रेस कर दिया जाता है कैलकाटा में 1904 में इस एक्ट के अकॉर्डिंग। और आखिरी था कि जो इंडियन अपने पर्शिया में जो दोस्त दिल्ली दरबार था, पर्शिया में जितना भी इनका वॉर लॉस हुआ था, जो डिसाइड हुआ है कि था मॉडरेट्स में कि हम वॉर लॉस को अब इक्वली डिवाइड करेंगे, वो नहीं होता है। जितने भी वॉर लॉस था, मिलिट्री एक्सपेंडिचर था, अभी भी हैवी लोन्स दिए जा रहे थे दिल्ली दरबार से पर्शिया में, और वहां से पूरा अपना इकोनॉमी गिर रही थी यहाँ पे। ये भी एक कॉज रहता है जिसकी वजह से ये अप्रोच शुरू होता है। और आखिरी में 1905 में आता है द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल को डिवाइड कर दिया जाता है ये बोलते हुए कि क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, तो बहुत दिक्कत हो रही है इनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, इसलिए उसको डिवाइड कर दिया जा रहा है दो प्रेसिडेंसीज में। जो कि अगेन एक बहुत बड़ा अप्रोर रहता है इंडियन यूथ के बीच में, इंडियन लोगों के बीच में। क्यों रहता है? क्योंकि सब जानते हैं कि इंडिया की जो यूनिटी थी, डिवाइड ब्रिटिशर्स उसको अपनी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल से तोड़ना मांग रहे थे। लॉर्ड कर्जन ने ये सब चीजें करी थी जिसकी वजह से अब प्रेयरफुल पेटिशन का समय जा रहा था, शुरू हो रहा था समय एक्सट्रीम का, एक्सट्रीमिस्ट का, असर्टिव थिंकिंग का, बॉयकॉट का, स्वदेशी मूवमेंट्स का। तो एक्सट्रीमिस्ट ने बहुत सारे ऐसे वेज अपनाए थे जिसकी वजह से पार्टी नेशनल मूवमेंट बहुत आगे बढ़ा था और काफी काफी सारी ब्रिटिशर्स को दिक्कत जा रही थी। सबसे पहले इनका वे था स्वदेशी मूवमेंट्स का। इनने ये किया था कि जितने भी हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि हम जानते हैं पहले ब्रिटिशर्स की क्या कोशिश थी कि केवल इंडिया एक रॉ मटेरियल्स मेजर प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल का हो सके। तो अब क्या जितने अपने नेशनलिज्म थे, जितने भी रेडिकल्स थे, वो ये बोल रहे थे कि अब हम स्वदेशी जो प्रोडक्ट्स है, मतलब जो इंडिजिनस लोग ने हमारे इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट्स है, उसको ज्यादा हम पॉपुलराइज करेंगे। और सारे लोगों को अर्ज कर रहे थे कि आप ही इन सारे इंडियन प्रोडक्ट्स को ले। तो इनका पहला प्लान था पूरे कंट्री को स्वदेशी करना, जिसकी वजह से जितने भी बाहर के ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे उसको कोई लेना नहीं मांग रहा था, जिसकी वजह से ब्रिटिश की इकोनॉमी गिर रही थी। दूसरा था इनका पैसिव रेजिस्टेंस था। ये बोल रहे थे कि जितने भी चीजें हैं जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, या जितने भी ऑफिस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस जहाँ पे ब्रिटिशर्स पढ़ा रहे हैं, या ऐसे ऑफिस है जहाँ पे ब्रिटिशर्स काम कर रहे हैं, उनको हम बॉयकॉट करेंगे, उनके पास हम नहीं जाएंगे, उनसे हम काम नहीं कराएंगे। तो ये भी एक पैसिव रेजिस्टेंस ब्रिटिशर्स को दे रहे थे रेडिकल्स। और तीसरा था इनका बॉयकॉट। हर ब्रिटिश प्रोडक्ट को, हर ब्रिटिश थिंकिंग को इन लोग रेगुलरली बॉयकॉट कर रहे थे। उसके बाद जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जितने भी असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर्स थे, वो पूरे कंट्रीज जा जाके मोबालाइज कर रहे थे सारे मासेस को, सारे बड़े लोगों को। ये मोबालाइज करते सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। अब उन लोगों में क्योंकि मॉडरेट्स में दिक्कत क्या थी कि एलिट ग्रुप था, कि मासेस मोबालाइज नहीं हो पा रहा था। जो रेडिकल ग्रुप था वो एक एक बंदे को, मतलब एक एक फार्मर को जाके उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछ रहा था, उनको मोबालाइज साथ में कर रहा था, उनको बता रहा था कि नेशनलिज्म क्या होता है। दूसरा इंडियन ने सबसे अच्छा काम करके रखा था कि यूथ को ये रेगुलरली बता रहे थे कि क्या होता है ये सब चीजें। तो पूर्ण स्वराज एक रेजोल्यूशन था जो मॉडरेट्स, जो रेडिकल्स चाह रहे थे कि उस टाइम पास होना चाहिए, जिसके लिए मॉडरेट्स पीछे हो रहे थे, कि मॉडरेट्स नहीं चाह रहे थे कि ब्रिटिश से आजादी मिले, एक सेल्फ गवर्नमेंट स्कीम वो मांग रहे थे। तो इनके बीच में डिबेट शुरू होती है, इनके बीच में रिफ्ट शुरू होती है, इनके बीच में लड़ाइयां शुरू होती है, इनके बीच में टॉपिक्स डिस्कशंस होते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, इनके बीच में डिबेट शुरू होता है, ये बोलते हुए कि स्वराज क्यों जरूरी है और स्वराज क्यों जरूरी नहीं है। और जब माहौल बहुत गर्मा गर्मी का हो जाता है तो इवेंचुअली प्रेसिडेंट उस सेशन में इस गर्मा गर्मी को शांत करने के लिए दादा भाई नारोजी को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिफ्ट शांत हो जाती है, क्योंकि दोनों ग्रुप्स सारे रिस्पेक्ट करते थे दादा भाई नारोजी को। और रेजोल्यूशन पास किया जाता है, स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया जाता है, सेल्फ गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि बेटर एजुकेशन, बेटर ये डिमांड करेंगे ब्रिटिशर से। उसके बाद अगले साल 1907 में सूरत सेशन में ये दोनों ग्रुप्स के बीच में एंगर जो रहता है बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, ताकि ये दोनों साथ में नहीं हो पाते, अलग ही हो जाते हैं। और सूरत सेशन में 1907 में ये दोनों 26 दिसंबर को जो 1907 का सेशन था, उसमें मॉडरेट्स राज बिहारी घोष को इलेक्ट कर देते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके पुरजोर विरोध में रहते हैं रेडिकल्स। और यहाँ पे इनका विभाजन हो जाता है, इनका स्प्लिट हो जाता है थिंकिंग में, कि स्वराज
और सेल्फ गवर्नमेंट के बीच में इनकी चीज होता है। और इवेंचुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें रेडिकल्स अलग होते हैं और मॉडरेट्स अलग होते हैं। इवेंचुअली इस स्प्लिट के बाद, सूरत सेशन के स्प्लिट के बाद, रेडिकल्स को बाहर कर दिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो मॉडरेट रहते हैं वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लेते हैं और रेडिकल्स को बाहर कर देते हैं एंट्री से उस मीटिंग के। बट क्या होता है कि जो थिंकिंग थी, नेशनलिस्ट थिंकिंग थी, जो असर्टिव नेशनलिस्ट की या रेडिकल्स की या एक्सट्रीमिस्ट की, वो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आती है और लोगों को मोबिलाइज कर देती है अपनी मासेस को, कि वो सब अब रेडिकल थिंकिंग की तरफ जा जाते हैं। और इनकी थिंकिंग की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग भी निकलते हैं जिनको हम रेवोल्यूशनरीज बोलते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। रेवोल्यूशनरीज लाइक भगत सिंह, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज लाइक सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये ऐसे रेवोल्यूशनरीज होते हैं जो कि रेडिकल थिंकिंग से प्रेरणा स्रोत उनके रेडिकल थिंकिंग रहती है। तो अब इंडिया पूरा मॉडरेट थिंकिंग से रेडिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ रहा रहता है, इसलिए मॉडरेट्स की पूछ परख कम हो जाती है और रेडिकल्स की पहचान ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसी थिंकिंग की वजह से असर्टिव नेशनलिस्ट ने वो कर दिखाया जो मॉडरेट्स 20 साल से नहीं कर पा रहे थे। उनने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया था और अब सारे लोगों के अंदर एक चीज आ गई थी कि हमको अपने भारत को पूर्ण स्वराज दिलाना है, कुछ भी करके हमको पूर्ण स्वराज दिलाना ही है। हमको एक एक यूथ के अंदर वो थिंकिंग आ गई थी, हम अपने वतन के लिए मर मिटेंगे मगर हमको पूर्ण स्वराज ही चाहिए। तो ये नेशनलिस्ट लोगों ने कर दी, रेडिकल्स लोगों ने कर दिया था। बट क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये इनकी थिंकिंग समझ ली थी, ये इनका नेशनलिस्ट मूवमेंट समझ लिया था, इसलिए ब्रिटिश आइडिया हो गया था असर्टिव नेशनलिज्म के, नेशनलिस्ट का पॉपुलैरिटी का। इसलिए उन्होंने सारे जो चीजें थी, जो इनको इनका पाथ और इनने एक्सट्रीम कर दिया, इनने और टफ कर दिए। जैसे कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर दिया जाता है और उनको 6 साल की सजा सुना दी जाती है और उनको मैंडले प्रिजन बर्मा में भेज दिया जाता है। उसके बाद लाला लाजपत राय को भी बर्मा डिपोर्ट कर दिया जाता है और उनको विदाउट एनी ट्रायल वहां पे कैद करके रखा जाता है, मगर तब भी ये वहां से छूट के वापस आते हैं और इनकी जो थिंकिंग है आगे बढ़ती है। तो ये चैप्टर इन तीनों के ऊपर है, इन तीनों की थिंकिंग के ऊपर है। इसके बारे में हम और बताएंगे, जैसे अब लाल, बाल और पाल, जैसे बाल गंगाधर तिलक की लीडरशिप और उनने क्या अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे नेशनलिज्म मूवमेंट में, देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म कहलाए जाते हैं, जो कि लॉयर बनने के बाद उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी 1884 में जस्टिस रानाडे के अंदर, वो उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित थे। उसके बाद उन्होंने पूना न्यू इंग्लिश स्कूल भी वहां पे स्थापित किया था और उनका बहुत फेमस कोट था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, जो एक नेशनलिस्ट कोट बन चुका था उस समय तक। उसके बाद उन्होंने 2 न्यूज़पेपर्स की भी शुरुआत करी थी, जिसका नाम था केसरी और महारथा, और उन्होंने 2 बुक्स लिखी थी जिसका नाम था गीता रहस्य और आर्टिक होम ऑफ वेदास, जो कि हमारे इंडियन यूथ को अपने पुराने वेदाओं के बारे में, कल्चर के बारे में रेगुलरली बताना मांग रहे थे। इनकी थिंकिंग ये भी थी कि वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न गॉड्स या वेस्टर्न कल्चर के बारे में लोगों को कम पढ़ाया जाए और इंडियन लोगों को इंडियन गॉड्स और इंडियन कल्चर के बारे में ज्यादा बताया जाए। उन्होंने होम रूल लीग जो पुणे में 1916 में बनाया था, जिसके बारे में हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये कंट्रीब्यूशन था बाल गंगाधर तिलक का। इसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट लीडर थे इनमें, बिपिन चंद्रपाल, जो 1858 में जिनका जन्म हुआ था साइलेट में, जो कि आज के मॉडर्न डे बांग्लादेश है। उसके बाद उन्होंने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी करके कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और सबसे बड़े अपोजर बनते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के 1905 में। पार्टीशन ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट को ये इतना आगे बढ़ाते हैं और ये पूरे कंट्री में जाके जाके मीटिंग्स करते हैं, जाके धरना करते हैं, जाके बताते हैं लोगों को कि कितना गलत कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगाल में, कैसे हमारी यूनिटी को ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पे तोड़ रही है। ये औरबिंदो घोष से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं और 1907 में उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। औरबिंदो घोष के खिलाफ टेस्टिफाई ना करने की वजह से उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है, मगर वो औरबिंदो घोष के खिलाफ, जो कि एक रेवोल्यूशनरी थे, उनके बारे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, उनके बारे में ये कुछ नहीं बताते, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको भेज दिया जाता है, 6 महीने के लिए इंप्रिजनमेंट कर दी जाती है बर्मा में, मगर वहां से वो छूट जाते हैं और वापस आते हैं। और इसके बाद वो ये समझते हैं कि अगर हमको आगे बढ़ना है, अगर इंडिया को आगे बढ़ना है, तो इंडिया में जो
प्रॉब्लम्स है, जैसे पॉवर्टी एक प्रॉब्लम थी इंडिया में, बहुत ज्यादा चल रही थी, एजुकेशन एक प्रॉब्लम थी, ये हटाई। तो उनने बोला था कि हमको अभी पॉवर्टी को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए उन्होंने एक पब्लिकेशन किया था, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था न्यू इकोनॉमिक मेनेस। उसमें उन्होंने पॉवर्टी को हटाने के लिए बहुत सारे नए नए वेज दिए थे, जैसे कि उन्होंने बोला था कि रिच जो हैवी लैंडलॉर्ड्स है उन पर टैक्सेशन हैवी होना चाहिए, और जो भी पैसा आएगा वो गरीबों की मदद करने के लिए होना चाहिए। उन्होंने बोला था कि नए नए चीजों से, नए नए वेज में हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बढ़ाना चाहिए, और वो सबसे ज्यादा इम्पोज करते थे कि जितना भी एजुकेशन सिस्टम था वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर का अवेयरनेस को स्प्रेड करवाना उनका बहुत ज्यादा जरूरी था, वो ये बोलना मांग रहे थे। इसके बाद जो लास्ट लीडर थे, सबसे फेमस लीडर थे इस ट्रियो के, लाल और पाल के ट्रियो के, जिनका नाम था लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब से थे, लॉयर थे प्रोफेशन से। 1888 में कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और लाहौर 1898 में शिफ्ट कर जाते हैं ताकि वहां पे एक बहुत बड़े लॉयर बन सके। उनका भी थिंकिंग प्रेयरफुल पिटिशन से अलग थी, और इसीलिए उन्होंने रेडिकल्स को ज्वाइन किया था। आर्य समाज से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड थे, और इसीलिए डीएवी कॉलेज लाहौर में इन्होंने की स्थापना करी थी जून 1, 1886 को। मदन मोहन मालवीय जी से भी इनका इनका एसोसिएशन था, और इन्होंने दोनों को मिलकर एक पार्टी बनाई थी, बहुत बड़ी फेमस पार्टी थी, नेशनलिस्ट पार्टी बन चुकी थी, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करना लाला लाजपत राय का मेन एजेंडा है। वो हमेशा चाहते थे कि यूथ जो इंडिया का है वो अब नेशनलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाए, इसलिए उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी जिनका नाम था कॉल टू यंग इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। ये सारी बुक्स में ये बता रहे थे कि यूथ को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हो रही है इंडिया की, और क्या कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया को डिप्लीट कर रहे हैं इकोनॉमिकली। कई सारे न्यूज़पेपर्स स्टार्ट किए थे, और इवेंचुअली उनके इतने सारे काम के लिए उनको 1908 में अरेस्ट कर लिया जाता है उनकी स्पीचेस के लिए, और उनको अंडमान निकोबार आइलैंड्स डिपोर्ट कर दिया जाता है, मगर उनको 6 महीने के बाद उनकी सजा पूरी हो जाती है, छोड़ दिया जाता है। और 1914 में लाला लाजपत राय इंग्लैंड जाते हैं एज अ मेंबर ऑफ कांग्रेस डेलीगेशन, और वहां इवेंचुअली वो उसके बाद अमेरिका ट्रैवल करते हैं, वहां पे 5 साल रहते हैं, वहां पे बताते हैं कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया को डिप्लीट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया को दिक्कत दे रहे हैं, और वहां पे जो मुस्लिम वहां पे वो इंडियन होम रूल लीग 1916 में की स्थापना करते हैं। लाला लाजपत राय ने अपने हिस्टोरिक कैलकाटा सेशन, जो 1920 का हिस्टोरिक कैलकाटा सेशन था, वो हिस्टोरिक क्यों था, जहां पे इसलिए था क्योंकि वहां पे रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था कि अब 1920 में हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। मगर जब वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया गया तो वो गांधी जी से काफी नाराज हो गए और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने भी पार्टी छोड़ी, और उन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी बनाई, जिन्होंने वहां जाके प्रोविंशियल इलेक्शंस को जीता, और वहां पे लाला लाजपत राय इलेक्ट भी हुए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, मगर फिर उन्होंने अपना वापस वो अपने आ गए। बट जब साइमन कमीशन 1929 में जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो लाला लाजपत राय ने पंजाब से बहुत सारे धरने दिए इस कमीशन के खिलाफ, बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन किए कमीशन के अगेंस्ट में, और इसी वन ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशंस में ही उनपे हैवी लाठी चार्ज होता है, जिसपे अक्टूबर 30 1928 को उनपे लाठी चार्ज होता है, और नवंबर 17 1928 को इसी लाठी चार्ज की इंजरीज की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। पर लाला लाजपत राय के इतने बड़े कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको टाइटल दिया जाता है पंजाब में शेर ए पंजाब। तो नेशनलिस्ट लीडर्स का और असर्टिव नेशनलिज्म का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है नेशनलिस्ट मूवमेंट में, क्योंकि इसके बाद रेवोल्यूशनरीज आते हैं और उसके बाद बहुत सारे लीडर्स आते हैं जिन्होंने इवेंचुअली हमको बाहर आजादी लाई थी। तो इनका कंट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करना, इनकी कंट्रीब्यूशन पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं आपको मेरा आज की क्लास, आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी मेरे वीडियो इंतजार करिए।